हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक, राज्य या इंग्लिश में स्टेट, उसका मीनिंग और डेफिनेशन मतलब अर्थ और परिभाषा और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स या आवश्यक तत्व। हम बार बार कहते हैं और हम अभी तक यही जानते हैं कि मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हालांकि ये एक परंपरागत दृष्टिकोणवादियों की सोच थी और हम इसे बेटर परिभाषाएं पहले देख चुके हैं, बट मेनली यही मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है या राज्य के इर्द गिर्द तो कम से कम घूमता ही है। हम बार बार राज्य शब्द का प्रयोग बहुत आसानी से करते हैं, पर राज्य क्या है ये इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। ये एक जटिल प्रश्न है और बहुत ढेर सारी परिभाषाएं राज्य के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने दी हैं। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। राज्य इंग्लिश में जो स्टेट कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस से हुई है, STATUS। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्टेटस शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर। स्टेटस, किसी व्यक्ति का स्टेटस क्या है, हम आज भी यूज करते हैं। तो किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर इसका मुख्य अर्थ था, पर धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और वर्तमान जो राज्य का अर्थ है उस अर्थ में बाद में प्रयुक्त होने लगा। पहले इस अर्थ में पोलिस, जो ग्रीक वर्ड है पोलिस, वो यूज किया जाता था, और सिविटास वर्ड जो रोमन वर्ड है वो भी यूज किया जाता था प्राचीन काल में। पर इनके जो उस समय छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, ये उनके लिए यूज होते थे। सबसे पहले मैकियावेली जो इटली के विचारक हैं, इनका टाइम था 1469 से लेकर के 1527 ईस्वी तक। इन्होंने राज्य की परिभाषा ऐसी शक्ति के रूप में दी जो मनुष्यों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है। मतलब इन्होंने लगभग आधुनिक अर्थों में जो वर्तमान अर्थ लिया जाता है राज्य का, उसको मैकियावेली ने ये 16वीं शताब्दी में यूज किया सबसे पहले। राज्य की परिभाषाएं जो बहुत सारी हैं वो हम देख लेते हैं। इनमें से जो बेस्ट होगी उस पर उसको हम अच्छे से देखेंगे। राज्य की परिभाषाएं कई आधारों को लेकर के दी जाती हैं। जैसे एक परिभाषा हम देख लेते हैं तत्वों के आधार पर। ये हम यहाँ तत्वों के आधार पर मतलब इसके जरूरी जो एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसके आधार पर गार्नर की एक अच्छी सी परिभाषा है ये, और इसको हम बाद में याद भी रखेंगे क्योंकि सबसे जो अच्छी परिभाषा लगती है सब में से वो गार्नर के द्वारा दी हुई है। और ये वही परिभाषा है जो तत्वों के आधार पर गार्नर ने दी। वो कहते हैं कि राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है। यहाँ हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं राज्य की परिभाषा है तत्वों के आधार पर। यहाँ डेफिनेशन गार्नर की कि राज्य बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता हो। क्या क्या कह रहे हैं ये गार्नर कि बहुसंख्यक व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भाग में स्थायी रूप से रहता हो, बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र। ये यहाँ हम पढ़ रहे हैं बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसमें एक ऐसी सरकार हो जिसकी आज्ञा का पालन नागरिक स्वभावतः करते हो। मतलब उसमें सरकार भी हो, जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो और सरकार भी हो जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो। ये बातें गार्नर अपने डेफिनेशन में राज्य के बारे में करते हैं और ये एक बहुत अच्छी परिभाषा मानी जाती है जो सभी विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए। अगर इसको इंग्लिश में गार्नर की परिभाषा को एक बार रिपीट कर लेते हैं। द स्टेट एज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस and public law is a community of persons more or less numerous permanently occupying a definite portion of territory
independent or nearly so of external control and possessing an organized government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. ये गार्नर की परिभाषा। कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर भी कुछ परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं बुक्स में, बहुत सारी परिभाषाएं मिल जाएंगी। उसमें से हम बेस्ट जो मानते हैं वो गार्नर की मानते हैं, जो हम देख चुके हैं। कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर विलोबी कहते हैं, मतलब ये इस आधार पर कि कानून बनाता है राज्य, कि राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। मैक्स वेबर भी कहते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर ये परिभाषा है। मैक्स वेबर कहते हैं कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। ये मैक्स वेबर की परिभाषा। शक्ति के आधार पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे वेटिल कहते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं। वेटिल कहते हैं कि राज्य मानव समाज या राजनीतिक संस्था का वह रूप है जो अपनी शक्तियों के द्वारा सर्वसाधारण के हित की कामना करता है। पर इनको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस पता होना चाहिए, और एक बेटर परिभाषा में पता याद होनी चाहिए। गांधी कहते हैं, गांधी का स्टेटमेंट हमें पता, गांधी की सोच क्या थी राज्य के बारे में, ये हमें पता होनी चाहिए। गांधी कहते हैं कि राज्य एक केंद्रित और व्यवस्थित हिंसा का प्रतीक है। द स्टेट इज अ सिंबल ऑफ वायलेंस इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। गांधी की सोच राज्य के बारे में नेगेटिव थी, राज्य को हटाना चाहते थे, वो एक वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे, इसलिए नेगेटिवली उन्होंने डिफाइन किया राज्य को। कुछ और परिभाषाएं बहुत सारी, कुछ विचारधारा के आधार पर अलग अलग विचारकों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर जो बड़े व्यक्तिवादी विचारक हैं, वो कहते हैं कि राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर, ये यहाँ हम देख रहे हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि राज्य दुर्गुणों की संतान है और उसे त्याग कर मनुष्य उस समाज में प्रवेश करेगा जहाँ स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है। प्लेटो की भी परिभाषा, मतलब हमें प्लेटो के विचार भी राज्य के बारे में क्या थे, एक फेमस उनका स्टेटमेंट है कि राज्य मानव आत्मा का विशाल रूप है। ऐसा प्लेटो कहते थे कि राज्य मानव आत्मा का विशाल रूप है। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। उपयोगितावाद इसी पे टिका है कि राज्य का लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। तो वही बेंथम इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य वह संस्था है जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करती है। मार्क्स भी इम्पोर्टेंट विचारक है। मार्क्स कहते हैं कि राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। हम जानते हैं कि मार्क्स भी राज्य विहीन समाज चाहता है, तो वो भी इसी तरह से राज्य को डिफाइन करता है कि राज्य नेगेटिवली डिफाइन करता है कि राज्य केवल एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। तो ये परिभाषाएं, ये विचार थे लोगों के अपने, पर यदि राज्य को अच्छे तरीके से परिभाषित करना हो, हमें राज्य की परिभाषा देनी हो, तो हम ये जो तत्वों के आधार पर गार्नर की परिभाषा है जो शुरू में हमने देखी थी, वो एक अच्छी परिभाषा है। इसको हम राज्य की परिभाषा के तौर पर जान सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि राज्य के तत्व क्या होते हैं, मतलब एक संस्था राज्य कब कहलाएगी, क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, तब जाकर के वो राज्य कहलाएगी। तो हमने यहाँ स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, और पहला एसेंशियल एलिमेंट हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गार्नर के बताए हुए हैं। आधुनिक समय में यही तत्व राज्य के एसेंशियल अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। और पहला जो आवश्यक तत्व हम देख रहे हैं वो है जनसंख्या। तो जनसंख्या हम जानते हैं कि कोई भी राज्य तभी राज्य कहलाएगा जब उसमें लोग होंगे। लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। परिवारों के बिना, लोगों के बिना राज्य नहीं कहला सकता। तो ये तो एक आवश्यक बात है कि
लीकॉक भी कहते हैं कि बिना जीवित मनुष्यों के पृथ्वी के किसी खाली भाग में राज्य नहीं बन सकता, ये हम जानते हैं। गेटिल कहते हैं कि मनुष्य के शाश्वत अंतर संबंध की प्रक्रिया के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। मतलब एक लोग तो होने ही चाहिए, एक कॉमन सी बात, साइंस की बात है कि लोगों के बिना राज्य नहीं हो सकता। पर इससे जुड़ी हुई एक और चीज़ है कि फिर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, तो इसके बारे में अलग अलग लोगों के स्टेटमेंट है। जैसे प्लेटो ने कहा था उस समय कि 5040 लोग होने चाहिए, रूसों ने 10,000 बताया था, पर ये पुरानी बातें हैं और ये अब तो संभव नहीं है इतने बड़े राष्ट्रीय राज्यों में। गार्नर कहते हैं कि संगठन चलाने हेतु जो जनसंख्या पर्याप्त हो वो होनी चाहिए और वो प्रादेशिक सीमा और क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जनसंख्या होनी तो चाहिए, ये किसी देश की पावर भी होती है, मैन पावर अगर उसके पास हो तो वो एक सशक्त राज्य होता है। पर यदि क्षमता से उसके प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात से ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो फिर उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, जैसा भारत और चीन भुगतते हैं। तो एक लिमिट में जनसंख्या हो, ये मतलब जनसंख्या हो, हम तो यहाँ उस चीज़ पर फोकस करेंगे कि जनसंख्या होनी चाहिए और जनता की गुणात्मक क्षमता पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी कुछ विचारक कहते हैं कि नैतिक और बौद्धिक स्तर में जब यदि जनता उच्च होती है तो वो राज्य प्रगति करता है। बट ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, हम यहाँ राज्य के तत्वों में लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये बात कर रहे हैं। कितनी होनी चाहिए ये तय नहीं है, हाँ, पर इतनी होनी चाहिए जिससे उसके प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त हो पड़े, वो उसकी प्रादेशिक सीमा और क्षमता से अधिक ना हो। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट राज्य का निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए उसकी, कि वो पॉपुलेशन एक सर्टेन टेरिटरी में रहती हो। हालांकि कुछ विद्वान जैसे डिग्वी कहते हैं कि भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, पर यह विचार पहले डिबेट का इश्यू हुआ करता था, बट अब यह विचार अस्वीकृत पूरी तरह से कर दिया गया है, क्योंकि ये माना गया कि यहूदियों का भी केस हुआ था कि फिलिस्तीन में जब तक यहूदियों को भूभाग प्राप्त नहीं हो गया था तो उनको राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। कितना होना चाहिए ये निर्धारित नहीं है। कुछ राज्य छोटे हैं, सैन मेरिनो 38 वर्ग मील का, लग्जमबर्ग भी बहुत छोटा है, बट अमेरिका बहुत बड़ा है 35 लाख वर्ग मील। तो इसके बारे में कितना होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, पर निश्चित होना चाहिए ये जरूरी है, मतलब उसकी सीमाएं निश्चित हों। और ये भी अच्छी बात होगी कि अगर उसकी प्रदेश और जनसंख्या में उचित अनुपात हो, मतलब ज़्यादा जनसंख्या है तो प्रदेश भी ज़्यादा हो तो बेटर बात है, और बड़ा हो अगर भूभाग तो ज़्यादा अच्छी बात होती है ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो बड़े राज्य हैं विशाल भूभाग वाले वो सशक्त हैं, उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे मतलब बड़े जिनके पास विशाल भूभाग है उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी एक इम्पोर्टेंस होती ही है। तीसरी बात, शासन या सरकार या गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा निकाय जो व्यवस्था बनाता है, जो अनुशासन रखता है। तो राज्य वस्तुतः राजनीतिक रूप से संगठित एक समाज ही होता है, पर उसके जो कार्य हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति सरकार के द्वारा ही होती है। सरकार व्यवस्था बनाती है, राज्य के लिए जो नियत कार्य हैं उनको क्रियान्वित करती है, राज्य के उद्देश्य जो निर्धारित होते हैं सरकार उनकी पूर्ति करती है। हालांकि सरकार कैसी हो, किस स्वरूप में हो, किस फॉर्म की हो, ये तय नहीं है, वो कैसी भी हो सकती है। सरकारें कई तरह की होती हैं, जैसे लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्रात्मक वगैरह। तो रूप कोई भी हो सकता है, पर एक सरकार होनी चाहिए। पोप भी कहते हैं, पुराना कोई एक स्टेटमेंट है कि सरकार के रूप के विषय में मूर्खों को लड़ने दो, वो सरकार सर्वोत्तम है जो भली प्रकार शासन करे। तो सरकार होनी चाहिए और जो भली प्रकार से अच्छी तरीके से शासन कर पाए,
ऐसी सरकार होनी चाहिए। एसेंशियल तो ये है कि सरकार होनी चाहिए, बाकी बातें तो एक्स्ट्रा हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, बट एसेंशियली जनसंख्या होनी चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक सरकार होनी चाहिए, गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। चौथी बात, संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेंटी होनी चाहिए। संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है और यही वो एकमात्र फैक्टर है जो राज्य को अन्य समुदायों से अलग बनाता है, क्योंकि बाकी तीन चीज़ें अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या, भूभाग और गवर्निंग बॉडी, मतलब सरकार जैसी कोई चीज़ बहुत सारे संगठनों में मिलती है, एक क्लब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलती है कि उसके कुछ सर्टेन मेंबर होते हैं, उनका एक अलग एक हॉल या ऑफिस होता है और उनकी एक कार्यकारिणी परिषद भी होती है। तो ये तीनों चीज़ तो बहुत सारे संगठनों में पाई जाती हैं, पर एक संप्रभुता या सॉवरेंटी ही ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में पाया जाता है और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से राज्य अन्य समुदायों से अलग है। ये संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति या सर्वोच्च शक्ति, और इसमें निहित है कि राज्य आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर स्वतंत्र हो, किसी दूसरे की आज्ञा मानने के लिए बाध्य न हो। संप्रभुता का मतलब है निर्णय लेने की अंतिम शक्ति जिसके पास हो वो संप्रभु होगा। तो ये शक्ति राज्य के ही पास होती है। राज्य आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी के भी आज्ञा मानने का या किसी के भी निर्णय मानने का के लिए बाध्य नहीं होता है, इसीलिए वो राज्य है। तो ये चार चीज़ें हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता यदि नहीं होती तो राज्य राज्य नहीं होता। जैसे एक इम्पॉर्टेंट उदाहरण हमें पता होना चाहिए कि क्या पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में राजस्थान राज्य है या नहीं है। तो राजस्थान को राज्य नहीं कहा जा सकता पॉलिटिकल टर्म में। ये एक संघात्मक शासन जो व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, उसकी एक यूनिट है, प्रांत इसको कह सकते हैं। पर हमारे यहाँ पर क्योंकि राज्य शब्द का यूज़ किया गया था तो राज्य शब्द प्रचलित है, पर पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में, पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये कंप्लीट राज्य नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान के पास में संप्रभुता नहीं है। ये इस प्रांतीय सरकार को, राजस्थान की प्रांतीय सरकार को केंद्रीय सरकार की बात माननी पड़ती है। संप्रभुता राजस्थान की सरकार के पास में नहीं है। बाकी तीनों चीज़ें तो हैं, जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है और सरकार भी है, पर संप्रभुता नहीं है। इसलिए राजस्थान पॉलिटिकल टर्म्स में राजस्थान एक राज्य नहीं है। गुलाम भारत भी जब 1947 से पहले भारत जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, एक गवर्निंग बॉडी भी थी, पर संप्रभुता नहीं थी। निर्णय लेने की अंतिम शक्ति या सर्वोच्च सत्ता वो भारत के पास नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन का राज्य यहाँ पर था, ब्रिटेन का शासन यहाँ पर चलता था। तो जो निर्णय लेने की शक्ति थी वो ब्रिटिश सम्राट के पास में थी, इसलिए गुलाम भारत को भी राज्य नहीं कहा जा सकता। तो ये चार चीज़ें अगर कहीं होंगी तो राज्य कहलाएगा। थैंक यू।